नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में आज 2021 के GS1 का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। एक लेक्चर हम पहले ही ले चुके हैं जहाँ पे GS1 के शुरुआती क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों वो लेक्चर भी आप देखें। फिर शुरू करने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर इस संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए 2 में से किसी भी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है जो मेजर इंडस्ट्री है उसके बारे में और मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स के बारे में, वो भी स्पेसिफिकली यूपी की बात की गई है। यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग तथा औद्योगिक केंद्रों का वर्णन आपको करना है। तो आपका जो कीवर्ड हो गया वो हो गया डिस्क्राइब। आप कैसे शुरू कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को दर्शाते हुए शुरू कर सकते हैं कि औद्योगिकरण में उत्तर प्रदेश का क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है। यहाँ पे आप बता सकते हैं किन चीज़ों का लीडिंग एक्सपोर्टर है वो, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं, कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं ये कहते हुए कि भाई यूपी जो है वो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है एक, और इस बात को सप्लीमेंट करने के लिए आप ये तथ्य लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत अधिक है। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करते हैं, इनका परस्पर संबंध है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई हैं, धीरे धीरे उनका विकास हुआ है, तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ ने या फिर इन सभी उद्योगों ने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। फिर आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लीडिंग एक्सपोर्ट्स क्या हैं। इसमें आप लिख सकते हैं भाई यहाँ पे तो पीतल का काम होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के हार्डवेयर का काम काफ़ी अच्छा होता है, उसका एक्सपोर्ट होता है। हैंड प्रिंटिंग के बारे में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप सिल्क क्लॉथ मटीरियल के बारे में लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से काफ़ी सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ से बहुत चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे किन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग या फिर विनिर्माण होता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं भाई सॉफ्टवेयर का होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर का होता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का होता है, स्टोन का यहाँ पे काम होता है, ज्वेलरी का काम होता है। ऐसे करके आप कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। तो ये जो आपने लिखा इससे ये दर्शाया जा रहा है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक विकास है वो अच्छा है। वहाँ पे काफ़ी सारे औद्योगिक केंद्र स्थापित हुए हैं जिससे कि उस क्षेत्र की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है, आर्थिक विकास बढ़ा है। और ये आपने एग्जाम्पल लिख दिया, तो जो आपने ऊपर बात कही उसको और मजबूती यहाँ से मिल गई है। फिर इसके आगे दोस्तों जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है, हम एक एक करके इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में लिखेंगे, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में लिखेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि भाई मिर्ज़ापुर में जो है वो सीमेंट की इंडस्ट्री है और उसकी काफ़ी अच्छी गुणवत्ता देखी गई है। फिर आप लिख सकते हैं कि जो वाराणसी है वहाँ पे कपड़े का उद्योग होता है या फिर टेक्सटाइल का काम वहाँ पे प्रचलित है। तो इस तरीके से एक एक करके आप शहर लीजिए, एक एक करके औद्योगिक केंद्र लीजिए और उसमें किस चीज़ का अच्छा प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से हमने इसका उत्तर बनाया है। जैसे हमने आपको बताया था शुरुआत में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्टेट है, सबसे अधिक औद्योगिक राज्य ये बनता है, सबसे अधिक औद्योगिक राज्य के रूप में ये क्वालिफाई करता है। यह सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी है। और आपको मालूम है ये दोनों ही फैक्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसको म्यूचुअली सपोर्ट करते हैं, इन दोनों का आपस में परस्पर संबंध है। अब इस क्षेत्र की जो अधिकांश अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी इसका औद्योगिक जो क्षेत्र है वो भी अच्छा खासा डेवलप्ड है। वो भी इस क्षेत्र की आर्थिक विकास में और अगर समग्र रूप से बात करें तो देश के विकास में योगदान देता है। फिर हमने शुरुआत यहाँ पे ये लिखते हुए की है कि यहाँ पे बाकी व्यवस्थाएं भी सही हैं जिसकी वजह से जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसको और मजबूती मिलती है। जैसे प्रशासन के संबंध में एक उच्च न्यायालय है, बड़ी संख्या में पंचायतें हैं, यहाँ पे स्थानीय परिषद हैं। जो ये सब एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं औद्योगिकरण को हेल्प करने के लिए, अगर कोई विवाद आ जाए तो उसको
निपटारा करने के लिए, लोगों के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। फिर हम सीधे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब उत्तर प्रदेश की क्षमता या फिर उसके पोटेंशियल को दिखाने के लिए हम ये बताएंगे यहाँ पे क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है, पीतल का काम है, हाथ की छपाई की जाती है, सूती धागे का काम होता है, काले मिट्टी के बर्तन को बनाया जाता है, आभूषणों का काम किया जाता है, रेशमी कपड़ों का, पान के पत्ते का, रसायन का और पत्थर के उत्पाद का यहाँ पे काम होता है। और इन सभी उत्पादों का यहाँ से अच्छी मात्रा में निर्यात होता है, यानी वो एक बढ़िया एक्सपोर्टर है इन सभी चीज़ों का। फिर अगर हम लोग निर्माण की बात करें तो सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, रसायन, पत्थर के उत्पाद, पीतल का काम, पान के पत्ते, आलू आधारित उत्पाद, हाथ से छपाई, चमड़े के सामान का, सूती धागे का, साड़ी, रेशम की पोशाक का, इस प्रकार कई सारे आप चीज़ें लिख सकते हैं जो कि यहाँ के लिए या फिर जिन सब के लिए ये क्षेत्र जो है वो मशहूर है। इतने सारे आपको हालांकि याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2-3 याद हो आप उसके बारे में लिख दीजिए। हमको फोकस इस पे करना है कि हम ये दिखा सकें कि उत्तर प्रदेश जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बेहतर स्टेट है। फिर यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें लिखी हैं कि भाई काली मिट्टी के बर्तन बनते हैं, हस्तशिल्प यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है, कला का उत्पाद होता है, या फिर आर्ट के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं, आभूषण यहाँ बनते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं, इतना डिटेल में ना जाएं, सिर्फ 2-4 आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे विनिर्मित होती हैं, उनका निर्माण किया जाता है, और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट होती हैं जिसका ये निर्यात करता है। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर ये चीज़ दर्शाने में हमारी मदद करेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल तो बहुत है, उसकी क्षमता तो बहुत है। अगर हम बात करें औद्योगिकरण के बारे में तो उत्तर प्रदेश बड़ी अच्छी पोजीशन पे अभी दिखता है। फिर हम एक एक करके इसकी इंडस्ट्रीज़ को समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग यानी कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के बारे में समझेंगे। तो इस इंडस्ट्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय खाद्यान्न आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर यहाँ पे जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं उनके कारण यहाँ का जो कृषि है उसका अच्छा खासा विस्तार भी हुआ है और विकास भी हुआ है। यहाँ पे कैनाल से इरिगेशन किया जाता है, ट्यूबवेल से इरिगेशन किया जाता है। और अगर मैं सिंचाई के संबंध में ही बात करूँ तो पश्चिमी यूपी का उसके संबंध में बहुत बढ़िया विकास हुआ है। यहाँ में कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे अगर हम लोग लखीमपुर खीरी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन की इकाइयों में से कई सारी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है बहुत अधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन करता है। राज्य में चावल, तिलहन, दलहन, आलू और आम के उत्पादन अच्छी मात्रा में किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मछली की बात करें, क्योंकि दोस्तों हम मत्स्य पालन को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे करीब 170 से अधिक प्रजातियों के साथ मेरा तात्पर्य 170 से अधिक प्रजातियों की मछलियाँ जो हैं उनको यहाँ पे पकड़ा जाता है। तो मत्स्य पालन के लिए भी ये क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर के सामने आता है। जो कृषि है वो यहाँ का मुख्य उद्योग है, वो तो हमने बात ही की है, और वो इसलिए भी है क्योंकि जो गंगा के प्लेन्स हैं वो बहुत फर्टाइल है, उसमें अलुवियल सॉइल है, जिसके कारण एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से विस्तृत किया जा सकता है। फिर दोस्तों मटेरियल्स की बात करें या फिर हेवी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। अगर आप बात करें तो डायमंड, डोलोमाइट, कोल, सल्फर और भी इस प्रकार के आप कई सारे लिख सकते हैं, लाइमस्टोन लिख सकते हैं, सिलिका लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2-4 एग्जाम्पल दीजिए फिर से, बस इससे ज़्यादा ना जाइए। फिर आप लिख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट औद्योगिक केंद्र हैं, जैसे कि सोनभद्रा, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर। साथ में लखनऊ और बलरामपुर के बारे में भी यहाँ बात की गई है। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है उसकी कई सारी इंडस्ट्रीज़ बसी हुई हैं, ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर अगर आप हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पे बात करें तो दोस्तों जो हैंडीक्राफ्ट है ये यहाँ पे एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है। और कौन कौन से इसके प्रमुख केंद्र हैं तो भदोई है, मऊ है, आइमा है, आजमगढ़ है, टांडा है, बनारस है। और ये सब के सब जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश उसके अंतर्गत आते हैं, यानी जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी अच्छा काम है। इसके अलावा दोस्तों मेरठ और इटावा में भी इसका अच्छा काम होता है, ये उसके लिए लोकप्रिय है। इसीलिए हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है उनकी ही टॉप की लिस्ट में आता है ये। फिर दोस्तों कुछ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में जानते हैं। जो मिर्ज़ापुर है वहाँ पे सीमेंट की कई सारी मिल हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता के सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। वाराणसी की बात करें तो वो अपनी एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, यानी कढ़ाई किए हुए वस्त्रों के लिए जाना जाता है। डीजल लोकोमोटिव निर्माण की अगर आप बात करते हैं दोस्तों तो शहर में डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का भी उत्पादन किया जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए हम सबको मालूम है लखनऊ काफ़ी प्रसिद्ध है। आगरा और कानपुर चमड़े के उद्योग के लिए। मेरठ की बात करें तो एशिया में सबसे महत्वपूर्ण सोने का बाजार या गोल्ड मार्केट के तौर पे ये उभर के सामने आता है। खेल के सामान की अगर आप बात करेंगे, संगीत के वाद्य यंत्रों की बात करेंगे तो उसका भी ये प्रमुख निर्यातक है। बुलंदशहर
खुर्जा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में। यहाँ से अलग अलग जगह पर ये सामान का निर्यात किया जाता है। यहाँ पे 2-4 आप एग्जाम्पल दे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाता है, अमेरिका में किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है। फिर मुरादाबाद जो है उसमें पीतल का काम बहुत प्रसिद्ध है। इनफैक्ट उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल हुई है। फिर यहाँ पे ब्रास के अलावा आयरन शीट मेटल के जो आइटम्स है, वुडवर्क्स है, एल्यूमिनियम के जो आइटम्स है, ग्लासवेयर है, इन सब का भी प्रोडक्शन किया जाता है। कुछ शहर जैसे कि आगरा, अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, इसमें कई सारे संस्थान भी हैं। अब उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम नोएडा के बारे में बात करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का हब है। मोबाइल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में भी ये इम्पॉर्टेंट एक क्षेत्र बनता है। यहाँ पे HCL कंपनी है, बार्कलेज है, सैमसंग है। तो ये इस प्रकार के 2-3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और ये जो क्षेत्र है, इसी वजह से ये जो राज्य की अर्थव्यवस्था एक्सपैंड हो रही है उसमें अहम भूमिका निभाता है। इसमें और भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि IT तो हमने देख ही ली, कंस्ट्रक्शन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंसल्टिंग, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की, गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की और मीडिया की। वही आप यहाँ से 1-2 एग्जाम्पल ले लीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए। फिर लखनऊ की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मशीन टूल बनते हैं, फर्नीचर बनता है, ऑटोमोटिव बनता है, चिकन की एम्ब्रॉयडरी होती है जो हमने पहले भी देखा, प्लस यहाँ पे डिस्टिलेशन केमिकल्स भी बनते हैं। तो फिर आप, मैं यही कहूँगा कि सिर्फ 1 या 2 एग्जाम्पल लीजिए और लखनऊ के साथ उसको लिख दीजिए। एक चिकन एम्ब्रॉयडरी तो आपको मालूम ही है, बाकी फर्नीचर या ऑटोमोटिव का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर अगर गाजियाबाद की बात करें तो ये अपने एजुकेशनल और रियल एस्टेट सेंटर के लिए जाना जाता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कई सारे बिजनेस एस्टैब्लिश्ड हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, कार का बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर IT का बिजनेस है, इंजीनियरिंग का यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। आगरा की बात करें तो लेदर इंडस्ट्री काफ़ी प्रसिद्ध है, हम सब जानते ही हैं। उसके संबंध में कई सारी यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, जैसे दावर फुटवेयर इंडस्ट्रीज़। तो इस बारे में आप 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर कानपुर की बात करें तो ये भी लेदर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अलग अलग प्रकार की लेदर इंडस्ट्रीज़ हमको यहाँ पे मिलेगी, जैसे मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड, सुपर हाउस लिमिटेड। तो ये 1-2 आप नाम यहाँ भी लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें उदाहरण का बहुत महत्व है। लगातार आपको अलग अलग जगहों के संदर्भ में वहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, क्या किस चीज़ का निर्यात होता है, किस चीज़ के विनिर्माण के लिए वो प्रसिद्ध है, ये चीज़ें आपको लिखनी होंगी। एग्जाम्पल आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ देने होंगे, तभी ये उत्तर आपका बेहतर बन पाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट के बारे में पूछा गया है, या फिर वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट के बारे में बात की गई है। उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में आपको इसके बारे में बताना है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो आपका कीवर्ड हो गया इलस्ट्रेट या फिर वर्णन करें। आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं एक बैकग्राउंड देते हुए कि भाई उत्तर प्रदेश में फ्लोरा और फौना इस क्षेत्र को किस प्रकार से खूबसूरत बनाती हैं। तो यहाँ जो वनस्पतियाँ हैं, जो जीव हैं, उनकी संपत्ति की पृष्ठभूमि देकर या उनके मौजूदगी के बारे में बताकर आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई यूपी जो है उसमें नेशनल पार्क्स हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे बर्ड सेंचुरीज भी हैं। फिर यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिच है। और फिर आप इन चीज़ों को इस प्रकार से जोड़ें कि भाई इन सबको प्रॉपर अगर आपको यूटिलाइज करना है, इनको इनकी उपयोगिता तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको कुछ एक इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। तो उन्हीं इनिशिएटिव्स में से एक था वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट। राज्य में ये स्थापित किए गए हैं। टोटल 9 का हमने अनुमान लगाया है कि ऐसे 9 इको टूरिज्म सर्किट स्थापित किए जाएंगे। फिर आप इनको विस्तार से यहाँ पे समझा सकते हैं कौन कौन से मेजर नेशनल पार्क्स हैं जो कि उस वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट में पड़ते हैं। उनमें से कुछ को आप यहाँ पे समझा सकते हैं। उनके अंदर अगर आपको याद रहे कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर उसके अंदर कौन कौन से वन्य जीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। हालांकि इनके बारे में लिखना इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि याद रखने की भी एक सीमा होती है। तो उस पार्क के अंदर कौन कौन सी प्रजातियां मौजूद है ये याद ना रखते हुए आप ये लिख दीजिए कि इस सर्किट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स पड़ते हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ती हैं, यानी कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ते हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, उनकी क्या खासियत है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे बताते हुए शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे हमने इसका उत्तर बनाया है। सबसे पहले हमने लिखा है कि जो फॉरेस्ट कवर है उत्तर प्रदेश का वो करीब इतना किलोमीटर है, इतना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 24 अलग अलग यहाँ पे बर्ड सेंचुरीज हैं, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 1 नेशनल पार्क है। तो ये तो स्वाभाविक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हम याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए आसान तरीके से आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई सारे पक्षी अभ्यारण्य हैं, कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे मौजूद है। और ये सभी चीज़ें उत्तर प्रदेश की खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं। फिर इनको इनकी उपयोगिता तक पहुँचाने के लिए हमने 9 इको टूरिज्म सर्किट स्थापित करने का एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो इस प्रकार से आप बिना ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करे एक अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। फिर दोस्तों इसके तराई
क्षेत्र के बारे में आप लिख सकते हैं कि वो भी बहुत अबंडेंट है, उसमें भी अच्छी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता बेहतर है। फिर आप यहाँ के बेहतर एनवायरनमेंट के बारे में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ये क्षेत्र में कई सारे अलग अलग प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। और वनस्पतियों के संदर्भ में अगर बात करूं तो उसमें भी यह क्षेत्र काफ़ी समृद्ध है। तो ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देने नहीं, एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए, इतने सारे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक भूमिका बना दीजिए कि ये जो क्षेत्र है ये वन्य जीवों के संदर्भ में, वनस्पतियों के संदर्भ में काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। अब दोस्तों अगर इको टूरिज्म सर्किट की बात करें तो आप यहाँ पे किसी एक को लेके उसको विस्तार से समझा सकते हैं। जैसे मैंने लिया लखीमपुर खेरी पीलीभीत कतरनिया घाट इको टूरिज्म सर्किट। तो आप लिख सकते हैं कि जो सर्किट है इसके अंदर 3 ऐसे अलग अलग आकर्षण केंद्र बनते हैं जो इसकी वन्यजीव की विरासत और वनस्पतियों की विरासत में इस क्षेत्र को समृद्ध बनाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व की बात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर सकते हैं, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर सकते हैं। फिर इनके अंदर कौन कौन से अगर स्पीशीज मिलती हैं आपको याद हो तो आप एक आधा वो लिख सकते हैं। उसके अलावा ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ ये लिख सकते हैं, या फिर इनसे संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो वो आप वो लिख सकते हैं। तो जो इको टूरिज्म सर्किट होगा दोस्तों इस प्रकार से ये 3 क्षेत्रों को कवर करता हुआ आगे जाएगा। फिर कई सारे और भी प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं आगरा इटावा का सर्किट। इसके अंदर हमने सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी को इंक्लूड किया है, यानी सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा नेशनल चंबल सेंचुरी को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, आप ये लिख सकते हैं। फिर दोस्तों आप दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं विंध्यन सर्किट का। साथ में आप बता सकते हैं गोरखपुर सर्किट के बारे में। उसके अलावा आप लिख सकते हैं चंद्रकांता इको टूरिज्म सर्किट के बारे में, जो कि वाराणसी से शुरू होके वाटरफॉल्स तक जाता है, जो कि शायद राजधारी और देवधारी हैं। तो इस तरीके से आप कई सारे जो प्रपोज्ड हैं उनका भी यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं और कोई एक पकड़ के उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका उत्तर संपूर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे लखीमपुर खेरी पीलीभीत कतरनिया घाट इको टूरिज्म सर्किट के कुछ इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव सेंटर्स को एक्सप्लेन किया है, पहले दुधवा को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कई सारी वन्यजीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, आप एक आधी लिख दीजिए, बहुत है। फिर आप लिख सकते हैं तराई की तलहटी में ये एक शांत क्षेत्र है, इसमें विभिन्न नदियाँ बहती हैं और ये बहुत बढ़िया एग्जॉटिक एक्सपीरियंस हमको दिलाने में मदद करता है। फिर आप पीलीभीत के बारे में लिख सकते हैं कि ये टाइगर रिजर्व है, ये पीलीभीत लखीमपुर खेरी और बहराइच क्षेत्रों में फैला हुआ है। तराई प्लेन्स के भी आसपास है ये, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया जा रहा है, डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। तो ये सब बातें इसके बारे में लिख सकते हैं आप। फिर कुछ एक प्रजातियां हैं वो अगर आपको याद रहें एक आधी तो वही लिखिएगा, ज़्यादा इसमें फैक्ट फिगर्स में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। फिर कतरनिया घाट की हम लोग बात करें तो उसके बारे में आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि वो कहाँ पे एक्चुअल में पड़ता है। फिर इससे संबंधित एक गिरवा रिवर में आप लिख सकते हैं कि गैंजेटिक फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं, लेपर्ड्स पाए जाते हैं, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। फिर आप लिखेंगे कि जो 9 इको टूरिज्म सर्किट्स उत्तर प्रदेश में प्लान किए गए हैं वो उसको एक बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है, यानी एक बेहतर, एक प्रमुख, एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में उसको उभार के सामने लाता है। यहाँ पे फिर गंगा बेसिन सर्किट के बारे में हमने लिखा है, जो कि नरौरा बांध को भी अपने अंदर शामिल करे हुए है, जहाँ पे हमको डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसके बारे में भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। बहुत विस्तृत इन्फॉर्मेशन ना दीजिए, ये हमने मॉडल आंसर में तो बहुत सारे फैक्ट्स इसमें इंक्लूड किए हैं, पर एग्जाम में इतने फैक्ट्स याद रखना संभव नहीं है। तो इसीलिए कुछ कुछ फैक्ट इसमें से निकालें, उसको अपने आंसर में इंक्लूड करें और एक बेहतर आंसर बनाने का प्रयास करें। फिर दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे जल संकट के बारे में पूछा गया है भाई वाटर क्राइसिस क्या होता है, जल संकट क्या है, और इसके अलावा जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने को हमको कहा गया है। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे हम अपने इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट के साथ, यानी वाटर क्राइसिस आखिर होता क्या है, जल संकट की परिभाषा क्या है, इसको आप लिखते हुए शुरू कर सकते हैं। फिर वर्तमान स्थिति को दर्शाने के लिए आप कुछ डेटा का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो अगर आपके पास कोई ऐसी डेफिनेशन है जो वाटर क्राइसिस को बताने के लिए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संगठन द्वारा इस्तेमाल की गई है तो आप यहाँ पे उसका भी जिक्र कर सकते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं जल संकट क्या होता है, जब भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल मौजूद नहीं हो तो उसको हम लोग जल संकट कहते हैं। इससे सभी, भले ही मानव हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, सभी लोग बुरी तरह इससे सफ़र करते हैं, सबके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर आप इस चीज़ को ये लिख के भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी हमारे इस बात को एक्नॉलेज किया है और उन्होंने देश से ये
अपील की थी कि हम लोगों को जल के संरक्षण की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसमें देखिए आपने भूमिका कैसे बनाई है। सबसे पहले इसमें पूछा गया वाटर क्राइसिस क्या होता है, हमने उसको डिफाइन कर दिया और हमने यहाँ पे कोशिश की है कि किसी एक संगठन के द्वारा उपयोग की गई डेफिनेशन को ही हम यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे लिखें। फिर आपने बता दिया इससे प्रभाव क्या पड़ते हैं, सभी प्रकार की जो लाइफ है अर्थ पे वो इससे इफेक्ट होती है। फिर जो दूसरा भाग था दोस्तों, वहाँ पे हमको बताना था किस प्रकार से वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जा सकता है या फिर जल संसाधन का प्रबंधन किया जा सकता है। तो दूसरे भाग की भूमिका बनाने के लिए हमने लिखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात की अपील की थी देशवासियों से कि भाई आप सबको वाटर के कंजर्वेशन की ओर ध्यान देना पड़ेगा, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके प्रयास करने पड़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप फिर से कोई डेटा का मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो करीब 80% फ्रेश वाटर जो है वो एग्रीकल्चर ही इस्तेमाल कर जाता है, यानी कृषि इस्तेमाल कर जाता है, और बाकी सभी उपयोगों के लिए सिर्फ 20% फ्रेश वाटर शेष रह जाता है। तो ये दिखाता है समस्या की गंभीरता को। और क्योंकि हमने ये ऊपर ऐसे बता दिया है कि कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए, तो आपने ये भूमिका बना ली है कि आगे आप कंजर्वेशन पे ही बात करेंगे। फिर आप दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट सरकारी स्टेप्स के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि आप जल शक्ति अभियान के बारे में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था रेन वाटर या फिर बारिश से आए हुए जल का बेहतर प्रबंधन करना, जल का संरक्षण करना। उसके अलावा जो पुरानी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं जो अब सूख गई हैं, जिसमें कम पानी की मात्रा हो गई है, उसको वापस से रिप्लेनिश करना, यानी उसको पुनर्जीवित करना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे बता सकते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। फिर आप कुछ ऐसे मेथड लिख सकते हैं जो पहले के समय में इस्तेमाल किए जाते थे, या फिर जो पारंपरिक जल संरक्षण के अलग अलग तरीके हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों अपना उत्तर पूरा बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हमने इसका आंसर बनाया। जैसे मैंने बात की, सबसे पहले हमने वर्ल्ड वाटर विजन रिपोर्ट के अनुसार जल संकट क्या होता है उसको परिभाषित कर दिया। उसमें कहा गया है कि अगर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कम पानी बचा है, पर्याप्त पानी नहीं बचा है, तो इसको हम लोग कहते हैं जल संकट है। और यह जो जल संकट है ये जल के खराब प्रबंधन की वजह से होता है और कई लोगों को ये प्रभावित करता है। इनफैक्ट लोगों तक ही नहीं, ये पर्यावरण को भी प्रभावित करता है, पर्यावरण से जुड़े जीव जंतुओं को प्रभावित करता है और संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित करता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात में जनता से अपील की थी कि भाई हमको जल संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पास ताज़ा पानी है, जो मीठा पानी है, मीठा जल है, उसका करीब 80% जो है वो कृषि द्वारा उपभोग किया जाता है। चीन में ये सिर्फ 65% है। तो आप देख रहे हैं चीन से भी हमारी हालत बुरी है। और जबकि 80 के बाद जो बचा हुआ 20% है वो पीने के लिए और अन्य घरेलू गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी आपके पास सिर्फ 20% ही फ्रेश वाटर मौजूद है अपनी सभी गतिविधियों के लिए। इसी सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जल शक्ति अभियान शुरू किया था, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर दोस्तों आप बताइए जल शक्ति अभियान के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य थे। सबसे एक बात थी कि वर्षा जल का हमको संग्रहण करना है, जल का संरक्षण करना है, जल निकायों की पुनः पूर्ति करनी है या फिर उन्हें पुनर्जीवित करना है। अब हम और समस्याओं के बारे में जिक्र करते हैं। तो हमको ध्यान देने का तथ्य ये है कि भारत अब प्राप्त होने वाली वर्षा का केवल 8% ही संरक्षित कर पाता है, जो दुनिया में सबसे कम है। ये कई मायनों में हमारे जल संकट को जस्टिफाई भी करता है। अगर रेन वाटर हम लोग हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 8% कर पाएंगे, और पूरे विश्व में हम लोग सबसे पीछे हैं इस प्रक्रिया में, तो जल संकट तो कहीं ना कहीं से हमको अफेक्ट करेगा ही। इसके अलावा अगर विश्व जल के संसाधनों की बात करें तो केवल 4% ही हमारे लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वैश्विक आबादी का 16% हम लोगों के यहाँ मौजूद है। ये भी आप देख पा रहे होंगे, 4% जल के संसाधन मौजूद हैं और 16% जो पॉपुलेशन है वो उन्हीं संसाधनों पे डिपेंड करती है। ये भी बड़ी समस्या है। एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन क्रिएट हो जाएगा। यदि ऐसी परिस्थिति में आपने कोई तत्काल कार्यवाही नहीं की तो हम गंभीर जल संकट के और करीब जाते चले जाएंगे। कुछ राज्य ऑलरेडी हैं जो कि गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है। फिर एक नीति आयोग की रिपोर्ट से हमने कुछ डेटा लिखा है। उसके आकलन के अनुसार 21 भारतीय शहरों में भूजल 2020 तक न्यूनतम स्तर से भी नीचे चला जाएगा। यह कितना चिंताजनक मामला है ये आप खुद समझ सकते हैं। फिर हमने और फैक्ट्स देते हुए इस चीज़ को और गंभीरता से दर्शाने का प्रयास किया है कि भाई विश्व में 2/3 आबादी जो है पानी की कमी की स्थिति में ऑलरेडी रहती है, जल संकट का सामना कर रही है, और 2025 तक लगभग
1.8 बिलियन लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। और इसका एक प्रमुख कारण है कि हम लोग बेहतर जल प्रबंधन कर नहीं पाते। स्पेशली अगर हम लोग कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो अगर हम विश्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो भारत ने 2010 में प्रति लीटर ताज़े पानी में कृषि सकल घरेलू उत्पाद का $0.5 का उत्पादन किया था। लेकिन वहीं पे चाइना में अगर देखें तो करीब $1.6 है और इजराइल में $3.9 पर लीटर ऑफ फ्रेश वाटर है। तो वो हमसे कितने बेहतर तरीके से जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी या जल के उपयोग से संबंधित जो दक्षता है वो कितनी बेहतर है। और हम लोग इतना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्या ये है कि कृषि का उत्पादन उसके बाद भी ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। ऐसे में क्या क्या किया जाना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति पानी बर्बाद करे, उसको प्रदूषित करे, तो उस व्यक्ति पे दंड या फिर उस व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए, उस पर कुछ फाइन लगाए जाने चाहिए। इससे लोगों में डर पैदा होगा, इससे लोगों में जागरूकता पैदा हो सकती है कि पानी का हमको वेस्टेज नहीं करना चाहिए। जो दोस्तों ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स थी, परंपरागत जल संरक्षण की टेक्निक्स हुआ करती थी, उनको वापस पुनर्जीवित करने का वक्त आ चुका है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे फार्म पॉन्ड्स थे, चेक डैम्स थे, गली प्लग्स का इस्तेमाल किया जाता था, डग वेल्स का इस्तेमाल होता था, बोरवेल्स का इस्तेमाल होता था और आर्टिफिशियल ग्लेशियर का भी इस्तेमाल किया जाता था जल संकट को दूर रखने के लिए। महाराष्ट्र के तमसावाड़ा पैटर्न को भी अपनाया जा सकता है, पंजाब में सोक पिट्स को अपनाया जा सकता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वाटरशेड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये जो हमने पॉइंट लिखा है ये पूरे देश के संदर्भ में लिखा है, किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। फिर जल संरक्षण के लिए कृषि महाविद्यालयों को उस क्षेत्र में मृदा के अनुसार, उस क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति के अनुसार किसान को वहाँ पे उगाने के लिए सुझाव देने चाहिए कि कौन सी इस क्षेत्र में इष्टतम फसल हो सकती है, यानी जो फसल क्लाइमेट के लिए भी सूटेबल हो, यहाँ पर उसको उगाने पर ध्यान देना चाहिए। फिर दोस्तों हमको ड्रिप इरिगेशन पे ध्यान देना चाहिए, स्प्रिंकलर्स पे ध्यान देना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? जब हम कहीं पे सिंचाई करते हैं तो समझ लीजिए अगर पाइप से आप पानी दे रहे हैं तो यहाँ छोटे छोटे आपने छेद कर दिए, जो छेद आपने किए वहाँ से थोड़ा पानी रिसता रहेगा, जिससे अगर उस क्षेत्र में आप कोई फसल लगाएंगे तो उसकी जड़ तक पानी जा पाएगा। तो ये बेहतर टारगेटेड होती है। उसके अलावा इससे वाटर का वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि पूरे में पानी फैलाया नहीं है, सिर्फ उसी क्षेत्र में पानी जा रहा है जहाँ पे कोई फसल लगी हुई है। स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं? इस प्रकार से होते हैं जो चारों तरफ पानी का छिड़काव करते हैं। तो ये दोनों ही मेथड हैं दोस्तों, ये कैनाल से तो कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, नहर के द्वारा सिंचाई करने से तो बहुत बेहतर है, और ये पानी के वेस्टेज को कम करने में हमारी मदद भी कर सकते हैं। महानगरीय क्षेत्रों में जल का बेहतर प्रबंधन किया जाना चाहिए, उसके लिए एजेंसीज को हमको डिप्लॉय करना चाहिए। यहाँ पे पानी का जो वेस्टेज हो रहा है उसके पीछे कुछ कारक रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अपर्याप्त बुनियादी ढांचा यहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा जल सेवा प्रणाली जो है वो खराब हो रखी है, उसका रखरखाव होता नहीं है, जिसके कारण पानी का बेहतर प्रबंधन नहीं हो पाता, जल का वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो कड़े अनुपालन और निगरानी की ज़रूरत है। और दोस्तों जैसे कि हमारे पॉपुलस मेजर होते हैं, पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, कोई भी सरकार बनाने के लिए कहते हैं हम किसानों को फ्री में पानी दे देंगे, फ्री में बिजली दे देंगे। तो अगर आप फ्री में बिजली भी बांटते हैं तो उससे बहुत सारा पानी बर्बाद होता है, और ये बड़े किसानों को तो वैसे भी प्रभावित नहीं करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की प्रथाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। हमें अपने करंट सिचुएशन को देखते हुए ही आगे कोई भी वादे करने चाहिए। पॉलिटिकल विल की इसमें बहुत ज़रूरत है, और अगर सब लोग साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी हम बेहतर जल प्रबंधन की तरफ बढ़ पाएंगे, उससे ही आगे जाके हम लोग जल का संरक्षण कर पाएंगे। फिर दोस्तों ये कुछ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित थी। जैसे यहाँ पे जिंक था, यहाँ पे कुहुल था, यहाँ नौला है, जोहड़ राजस्थान में है, बाउली राजस्थान में है, उसके अलावा खादिन राजस्थान में है, वीरदास वाव जो गुजरात में है, कुंड उत्तर प्रदेश में है। फिर दो चार आप नीचे के ध्यान रख लीजिए, केनी और सुरंगम ये केरला में है, तमिलनाडु में ओरानी और एरी है। तो ऐसे अगर आपको एग्जाम्पल लिखने पे आ जाएं कि कौन कौन सी ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स थी या फिर पारंपरिक जल संरक्षण टेक्निक्स थी, तो आप इनका नाम दे सकते हैं, इनका नाम लिख सकते हैं। दो चार आप नॉर्थ से याद रख लीजिए, एक दो आप साउथ से याद रख लीजिए, और एक दो आप ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से याद रख लीजिए। इसमें रूजा, जाबो, डोंग्स, इनका आप उदाहरण दे सकते हैं। तो आपके जो भी उत्तर होगा वो और ज़्यादा एनरिच्ड हो जाएगा। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे जो गैंजेटिक प्लेन्स है उसके ऊपर किस प्रकार के रूरल सेटलमेंट का पैटर्न दिखता है वो आपको बताना है। यानी गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की विवेचना आपको करनी है। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड है विवेचना कीजिए या फिर डिस्कस।
इसकी दोस्तों शुरुआत आप कर सकते हैं ये बताते हुए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं जो ऐसे रूरल सेटलमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आप गंगा की बस्तियों में विभिन्न प्रकार के कौन कौन से सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग गंगा प्लेन्स की बात करते हैं तो हमको मालूम है कि उस क्षेत्र में जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, अलूवियल सॉइल है, यानी जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी वहाँ पे इस प्रकार की हमको मृदा वहाँ पे मिलती है। तो स्वाभाविक है क्योंकि अलूवियल सॉइल है, क्योंकि नदी द्वारा लाई गई सॉइल है, इस वजह से ये जो मिट्टी होगी ये फर्टाइल होगी और ये फैक्टर एक प्रमुख कारक बनता है वहाँ पे जो भी हैबिटेशन टाइप है उनको इन्फ्लुएंस करने में, यानी किस प्रकार के वहाँ पे पैटर्न देखे जाएंगे बस्तियों के, उनको इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ पे जो सॉइल है वो किस प्रकार की है। अगर किसी क्षेत्र में फर्टाइल सॉइल मौजूद है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। इसीलिए वो जो क्षेत्र होते हैं वो आमतौर पे बहुत हेविली पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, बहुत अधिक होती है। इनफैक्ट बेहतर रहेगा अगर हम कहेंगे जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है। अब दोस्तों अगर हम लोग हैबिटेशन टाइप्स को देखें तो अगर मैं इस वाले क्षेत्र की बात करूं, यानी पूर्वी तो उत्तर प्रदेश है ये और पश्चिमी बिहार, इस क्षेत्र में हमको स्मॉल स्केल तो लैंडस्केप मिलते हैं और बिखरे बिखरे हाउसेज मिलते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे तो ऐसे आइसोलेटेड हाउसेज मिलते हैं। वहीं पे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हैमलेट सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। हैमलेट सेटलमेंट से दोस्तों तात्पर्य ये है कि घर जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे लेकिन काफ़ी दूर दूर होंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्मॉल यूनिट्स होते हैं हाउसेज के यहाँ पे। फिर दोस्तों अगर आप मिथिला के मैदान देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स पाए जाते हैं। बेसिकली पहले इस हिस्से को, ये इस एरिया को, इस क्षेत्र को हम लोग अलग अलग भागों में विभाजित करके डिस्कशन करते हैं। अगर मैं लोअर गंडक वैली में बात करूँ तो दोस्तों इस क्षेत्र में लीनियर पैटर्न के घर या फिर सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। इसी सिमिलर लीनियर पैटर्न के जो सेटलमेंट है, जो बस्तियां हैं, वो चंपारण के ट्रैक्ट्स पे भी पाए जाते हैं और साथ ही जो गंगा और बूढ़ी गंडक द्वाब है उसमें भी यही लीनियर पैटर्न्स पाए जाते हैं। तो मोस्टली आप देखेंगे मिथिला के मैदानों में लीनियर पैटर्न देखे जाते हैं। फिर दोस्तों अगर हम दक्षिण बिहार की बात करें या मिडल गंगा प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पाए जाते हैं। जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे, मतलब जो घर है वो एक सेंट्रल लोकेशन होती है, उसी के आसपास सभी घर होते हैं। जो हमने यहाँ हेमलेट में देखा था कि छोटे छोटे यूनिट लेकिन दूर दूर, इस प्रकार से नहीं होते हैं, एक सेंट्रल यूनिट के आसपास ही सभी घर होते हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी घनत्व वाला क्षेत्र माना जाता है। तो अब दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से हमने इसका उत्तर लिखा है। जैसे मैंने बताया गंगा प्लेन्स है तो उस पर अलूवियल मॉर्फोलॉजी है, यानी जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे मौजूद है जो कि उत्पादक है। इसकी वजह से वहाँ पे जो रूरल हैबिटेशन है, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार हैं, उसके ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की बात करते हैं, जो हमने देखा था इस क्षेत्र में था। तो वहाँ पे छोटे छोटे तो लैंडस्केप्स हैं और आइसोलेटेड विलेज हैं, यानी अलग अलग दूर दूर पे गांव स्थित हैं, उन गांव के अंदर कुछ कुछ घर हैं। फिर गांव वाले समुदाय गंगा घाघरा दोब पे विशिष्ट हैं, जो मैंने आपको हेमलेटेड कम्युनिटीज़ बताई थी। छोटे छोटे जो घर होते हैं वो अलग अलग दूर दूर पे होते हैं। वही यहाँ लिखा है न्यूमरस स्मॉल यूनिट्स इसके अंदर होते हैं। मिथिला प्लेन की बात करें दोस्तों तो इसमें हम लोग 3 अलग अलग विभाजन करके इसको पढ़ते हैं। एक तो लोअर गंडक वैली की बात करते हैं, यानी निचली गंडक घाटी, फिर गंगा बूढ़ी गंडक दोआब में और चंपारण के ट्रैक्ट्स में। जो दोस्तों चंपारण के ट्रैक्ट्स हैं, चंपारण के पथ हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार का लीनियर पैटर्न या फिर रैखिक पैटर्न पाया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ लोकल नेम्स लिखे हैं जो वहाँ के गाँव के हैं, जैसे फलिया, पारा, धाना, धानी या नंगले। जो इनमें से अधिकांश समुदाय हैं वो पश्चिम बंगाल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और तटीय मैदानों में स्थित हैं। तो ये जो हमने अलग अलग प्रकार के सेटलमेंट्स की बात की है, ये कहाँ कहाँ, ये लोअर गंगा प्लेन्स में हमको दिखते हैं, लोअर हिमालयन वैलीज में दिखते हैं, सेंट्रल प्लेट्यू अपलैंड पोर्शंस में देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया साउथ बिहार के तरफ हमको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। ये मिडिल गंगा का क्षेत्र बनाता है, यानी इस प्रकार से अगर गंगा प्लेन्स बने हुए हैं और यहाँ पे अगर बिहार है तो ये साउथ बिहार का जो क्षेत्र है जो मिडिल गंगा प्लेन्स में पड़ता है, वहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, सघन बस्ती देखने को मिलती है। यहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। वही हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो आबादी है वो बहुत घनी है। ऐसे जो समुदाय होते हैं एक केंद्रीय स्थान के ही आसपास स्थित होते हैं। और जैसे हमने अलग अलग सेटलमेंट्स में देखा था कि दूर दूर घर बसे होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता, सारे इस सेंट्रल लोकेशन के ही आसपास स्थित होते हैं। हमारे देश की जो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज़ हैं दोस्तों वो इसी ग्रुप के अंदर पड़ती हैं। एक सेंटर होता है, उसी के चारों तरफ ये स्थित होती हैं। ये देश के लगभग हर एक क्षेत्र में निवास करती हैं। और अगर हम लोग गंगा के मैदानों की बात करें तो जो उत्तरी मैदान है
करीब करीब उसमें तो पूर्ण रूप से ये निवास करती हैं। तो ये कहाँ से, ये पंजाब से शुरू होकर करीब पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। तो इसमें पूरे में ही आपको इस प्रकार के सेटलमेंट्स कुछ मात्रा में देखने को मिलते ही हैं। साथ ही ये महानदी के बेसिन पर भी देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ के आसपास। ये जो वैरायटी ऑफ सेटलमेंट है ये बुंदेलखंड में भी बहुत प्रचलित है। तो ये आप इस प्रकार से अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे 4-5 अलग अलग टाइप ऑफ सेटलमेंट पकड़ने होंगे। क्षेत्र के अनुसार बताना होगा कि वहाँ पे कौन से सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और इनमें कुछ के तो आप पीछे के कारण भी बता सकते हैं, जैसे कि अगर अलूवियल सॉइल है तो वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है। ये सब चीज़ें करते हुए आप अपना ये वाला उत्तर लिखें। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे गुप्ता पीरियड में जो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर हमको प्रकाश डालना है। यानी गुप्त काल के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर हमको प्रकाश डालना है। फिर चाहें तो आप अरबों और चीनियों के साथ इसको तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत करने के लिए आप लिख सकते हैं जो भारत में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र थे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित थे, जैसे कि मैथमेटिक्स की बात करें, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी की बात करें, यानी कि गणित की बात कर सकते हैं, खगोल विज्ञान की बात कर सकते हैं, और हम लोग मेडिसिन की बात कर सकते हैं या फिर चिकित्सा की बात कर सकते हैं। तो जो भारत में इनका डेवलपमेंट हुआ, इनका विकास हुआ, पूरा ही विश्व इससे प्रभावित था। कई लोग तो हमसे यहाँ से सीख के अपने क्षेत्रों में लेके भी गए हैं ये जो प्रौद्योगिकी या विकास संबंधी टेक्निक्स हैं उनको। जैसे कि यहाँ पे आप अरब्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो भारत से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज लेके अपने क्षेत्र में गए, वहाँ पे उसी की मदद से उन्होंने विकास किया है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में या फिर गुप्त काल में जो भारत था उसमें किस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका थी, और कैसे पूरा विश्व उससे प्रभावित था, और कैसे विश्व के अलग अलग क्षेत्र से लोग आए, यहाँ से कई चीज़ें सीखी और वो लेके अपने क्षेत्र में चले गए, और फिर उसी से उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया। एग्जाम्पल में आप अरब यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर दोस्तों आप यहाँ पे अलग अलग साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बता सकते हैं जो गुप्त काल के दौरान हुआ था, और उसमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे थे वो भी बताना है आपको। यहाँ पे जैसे आप अलग अलग लोगों के नाम लिख सकते हैं। आप आर्यभट्ट का लिख सकते हैं, जिन्होंने आर्यभट्टिया लिखी है, और वह भी मात्र 23 साल की एज में उन्होंने लिख दी थी। साथ में उन्होंने दशमलव का सिस्टम या फिर डेसिमल सिस्टम को फॉर्मुलेशन में मदद की है। हम लोग जिस समय इस चीज़ को फॉर्मुलेट कर चुके थे, बाकी विश्व को इसके बारे में समझ भी नहीं थी। तो ये चीज़ आपकी यह दर्शाने में मदद करेगी कि भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, कितना उसका बेहतर विकास हो रहा था। फिर दोस्तों आप यहाँ पे ब्रह्मगुप्त के बारे में लिख सकते हैं। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया था। उन्होंने जीरो के बारे में पहली बार मेंशन किया था। उन्होंने ये तरीका ढूंढ निकाला था कि किस प्रकार खगोलीय विज्ञान पर बीज गणित को अप्लाई किया जा सकता है, यानी कैसे एस्ट्रोनॉमी पर एल्जेब्रा को अप्लाई किया जा सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप वराहमिहिर के बारे में लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं उन्होंने उस समय पंच सिद्धांत का आविष्कार किया था, उसको दिया था, उसके लिए वो अहम कंट्रीब्यूटर हैं। इसमें 5 अलग अलग कामों के बारे में बताया गया है, ये हम अपने आंसर में अभी आगे पढ़ेंगे। इन्होंने बृहद संहिता लिखी है एक, जो फोकस करती है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, यानी खगोल विज्ञान के ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं उस समय ही कितनी एडवांस्ड सोच थी, कितनी आगे हम लोग बढ़ गए थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। फिर दोस्तों इसी एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए कुछ उस समय के आप टेक्स्ट के बारे में लिख सकते हैं। उस समय सूर्य सिद्धांत की रचना की गई थी, जो फिर से एस्ट्रोनॉमी से संबंधित था, यानी खगोल विज्ञान से संबंधित था। फिर अगर हम लोग मेडिसिन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आप अथर्ववेद की बात कर सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में करीब 700 श्लोक ऐसे हैं जो आयुर्वेदा से रिलेट करते हैं, और वो आपको अथर्ववेद में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप हस्त आयुर्वेद की बात कर सकते हैं। फिर आप मेटलर्जी की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेहरौली पिलर का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो कब से लगा हुआ है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से अभी जंग नहीं लगी है। आप मेटलर्जी की जब बात करें तो आप नागार्जुन का यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो भी एक रासायनिक साइंटिस्ट के तौर पे उस समय उभरे थे। उनका भी एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को अपने बेहतर बना सकते हैं। अब देखते हैं हमने इसका आंसर कैसे लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा है गुप्त काल के दौरान भारत के पास दुनिया के किसी भी देश की तुलना में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में अधिक परिष्कृत ज्ञान था।
इस बात को हम इस प्रकार से साबित कर सकते हैं कि अरबों ने भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को उधार लिया, उनसे वो चीज़ सीखी, फिर उनको वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके अप्लाई किया। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, हम खगोल विज्ञान की बात करें, तो ये करीब वैदिक पीरियड से चली आ रही है। आर्यभट्ट का पहले एग्जाम्पल लेते हैं। इन्होंने आर्यभट्टिया लिखी, वो भी 23 साल की उम्र में लिख दी थी इन्होंने। इसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें मैथमेटिकल थ्योरी के बारे में बताया गया था या फिर गणितीय सिद्धांत के बारे में बताया गया था। साथ ही इसमें हमने डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में समझा था। उसके लिए भी हम आर्यभट्ट को ही थैंक यू करेंगे कि भाई उन्होंने देश को दशमलव, इनफैक्ट पूरे विश्व को दशमलव की प्रणाली दी थी, जिसे अन्य प्राचीन सभ्यताओं ने नियोजित भी नहीं किया था। फिर आप ब्रह्मगुप्त के बारे में लिख सकते हैं दोस्तों। वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और साथ ही उन्होंने जीरो के बारे में पहली बार जिक्र किया था। उन्होंने बीज गणित को खगोलीय मुद्दों में अप्लाई करना शुरू किया था। फिर आप वराहमिर के बारे में लिख सकते हैं, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका को लिखा था, उसके साथ जुड़ी हुई थ्योरी दी थी। इसमें 5 अलग अलग सिद्धांत के बारे में बताया गया है, जो कि है पैतामह, रोमक, पॉलिसा, वशिष्ठ और सूर्य। इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये लिखें कि इनका कंट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है। तो भाई इन्होंने पंच सिद्धांतिका दी थी, जिसमें 5 सिद्धांतों के बारे में मेंशन था। साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये एक मुख्य मेंबर थे, उनके दरबारी थे। फिर इस समय का एक टेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं जो एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड था, उसका नाम है सूर्य सिद्धांता। फिर वराहमिर ने बृहद संहिता लिखी थी, इसके बारे में आपने देखा था। ये एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है दोस्तों। अभी तक हम लोग एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे थे, यहाँ एस्ट्रोलॉजी आ चुकी है, यानी ज्योतिष के ऊपर यह एक व्यापक विश्वकोश है। फिर दोस्तों वराहमिर के एक पुत्र थे जिनका नाम था पृथुयश। उन्होंने हर्ष पंचशिखा के बारे में लिखा था। ये दोस्तों शायद इस तरफ मिस हो गया है, आप यहाँ से देखें। हर्षद पंचशिखा के बारे में इनके पुत्र पृथुयश ने लिखा था। फिर अगर दवाओं के क्षेत्र में देखें तो आयुर्वेदा का भी यहीं से या फिर एंशियंट इंडिया से उत्पत्ति मानी जाती है। ये वैदिक काल के आसपास से कहीं अपना जेनेसिस डिराइव करता है। अब यहाँ पे हम लोग अथर्ववेद की बात कर सकते हैं, जहाँ पे करीब 700 श्लोक शामिल हैं आयुर्वेद के संबंधित टॉपिक्स के ऊपर। फिर आप हस्त आयुर्वेद के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि एक गाइड बुक की तरह काम करती है। वह पशु रोगों की चर्चा करती है और विशेष रूप से वह हाथियों को लेकर लिखी गई है। ऐसे ही ऋषि सलिहोत्र ने अश्वशास्त्र की रचना की थी, ये घोड़ों के बारे में है। यानी कि दवाओं के क्षेत्र में ना सिर्फ मनुष्यों के ऊपर परंतु जानवरों के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर भी हमारे एंशियंट लिटरेचर में हमको मिलेगा। किस प्रकार से उनकी चिकित्सा की जानी चाहिए उसके बारे में भी हमको मिलेगा। फिर दोस्तों अगर मेटलर्जी की बात करें तो यहाँ पे आप नागार्जुन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वो रासायनिक साइंटिस्ट के रूप में उभरे थे उस समय के। तो इस समय अवधि के एग्जाम्पल के रूप में आप मेहरौली का आयरन पिलर लिख सकते हैं, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। यह प्रदर्शित करता है कि 1500 साल पहले धातु विज्ञान में भारतीयों ने कितनी प्रगति कर ली थी, कितना विकास कर लिया था। फिर कला और वास्तुकला के बारे में दोस्तों देखते हैं। ये गुप्ता पीरियड में अपने चरम पे थी। गुप्ता एज को इनफैक्ट गोल्डन एज भी कहा जाता है इस संदर्भ में। फिर वहाँ पे कई सारी मूर्तिकला, कई सारी वास्तुकला, चित्रकला, इनका बहुत बढ़िया विकास हुआ था। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप ये उदयगिरी की केव्स के बारे में लिख सकते हैं, आप अजंता केव्स के बारे में लिख सकते हैं, आप इलोरा केव्स के बारे में लिख सकते हैं, जहाँ पे ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट और जैन तीनों प्रकार के धर्म को बराबर रूप से सम्मान दिया जाता है। तीनों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। फिर कैलाश टेम्पल के बारे में लिख सकते हैं। हालांकि इनको डिटेल में ना लिखें, सिर्फ आप इनके एग्जाम्पल तक ही अपने आप को सीमित रखें, जिससे कि शब्द सीमा के अंदर अंदर ही आप अपना उत्तर समाप्त कर पाएं। दोस्तों हमने तो बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करके आपके लिए सारे यहाँ पे पॉइंट्स ला के रख दिए हैं, लेकिन एग्जाम में आपके समक्ष एक शब्द सीमा रहती है। तो आप ध्यान रखें, इतनी सारी चीज़ें ना लिखते हुए इनके शॉर्ट इनके जो मेन पॉइंट्स है उसको उठाएं और उसको अपने उत्तर में सम्मिलित करने का प्रयास करें। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमसे इंडियन रेनेसां के बारे में पूछा गया है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के बारे में पूछा गया है, जो 19वीं सदी में भारत में आया था, और पूछा गया है भारत के विकास में उसने किस प्रकार से मदद की है, आपको इसका वर्णन करना है। तो जैसे हम लोग अपना उत्तर शुरू करते हैं उसी प्रकार से ये भी शुरू करेंगे। हम लोग सिंपली परिभाषित कर देंगे भाई रेनेसां क्या होता है या पुनर्जागरण क्या होता है। फिर भारत के संदर्भ में आप इसके सिग्निफिकेंस को, इसके महत्व को यहाँ पे संदर्भित करेंगे। तो दोस्तों अगर हम रेनेसां की बात करें तो ये क्या होता है, ये बेसिकली रीबर्थ या फिर पुनर्जन्म से डील करता है। किसके? क्लासिक्स के। जो क्लासिक थिंकिंग हुआ करती थी,
जो लॉजिक्स हुआ करते थे उनके पुनर्जागरण या फिर पुनर्जन्म से डील करता है, रीबर्थ से डील करता है। और दोस्तों अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो ये मात्र एक पुनरुत्थान नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। लोगों के सोचने समझने में, लोगों की मानसिकता में बदलाव करने में, लोगों के अधिकारों के दायरे में, ये सब में एक नई शुरुआत थी। तो इसको सिर्फ हम पुनरुत्थान कहेंगे तो इसके साथ वो जस्टिस नहीं होगा। इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन अपना लिख सकते हैं। फिर एक के बाद एक आप ये लिखें कि भारत के विकास और राष्ट्रवाद के उदय में ये जो पुनर्जागरण का आंदोलन है इसने किस किस प्रकार से प्रभाव डाले हैं। तो दोस्तों अगर हम इस रेनेसां की बात करें तो भारत में इसने एक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में हमारी मदद की है। अंग्रेजों के खिलाफ जो हमने संघर्ष किया है उसमें इसी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए थे तब उनके जो वेस्टर्न विचार थे, जो उनकी पश्चिमी विचारधारा थी, जो उनके पास अच्छे अच्छे इन्वेंशंस थे और जो उनके सोच का दायरा हुआ करता था, उसको देख के हम लोग स्वयं को कम समझते थे। हमको लगता था भाई ये तो हम लोगों से बहुत आगे हैं, बहुत एडवांस्ड हैं, हम लोग तो बहुत पीछे हैं, इनके विचार कितने बेहतर हैं, इनकी कितनी खुली विचारधारा है। लेकिन जब रेनेसां की बात करें तो उसने इस चीज़ को पूरा परिवर्तित कर दिया। वो जो शुरुआत में हमारे मन में आया करता था, बाद में ये सब धूमिल हो चुका था और हम लोग भी आत्मविश्वास से भर गए थे। इसके पीछे भी रेनेसां या फिर पुनर्जागरण के आंदोलन का ही हाथ है। ये हमारे देश में सोशियो कल्चरल रिफॉर्मेशन का एक माध्यम बना, यानी इसने हमको सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर रिफॉर्म किया, कुछ ये चेंजेस लाया और वो जो चेंजेस थे वो सब फॉर गुड ही रहे थे। अब अगर इसमें हम लोग बात करें तो दोस्तों एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप हुई थी। हम लोग अब तर्क करने लगे थे, रेडिकल थिंकिंग आ गई थी। यहाँ पे आप दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे राजा राम मोहन रॉय का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जिन्होंने अपनी इस रेडिकल थिंकिंग की मदद से सदियों से चली आ रही समाज की कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया। एग्जाम्पल आप सती प्रथा का दे सकते हैं या फिर आप विधवा पुनर्विवाह का दे सकते हैं। साथ ही इसने हमारे देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, नेशनलिज्म को बढ़ाया। इस सब के चलते हुए भारतीयों में बेहतर सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाया, यानी हमारे अंदर आत्मविश्वास भरा। दूसरी बार हमको एकजुट करने में भी इस रेनेसां मूवमेंट का बहुत योगदान था। तो इसने यूनिटी बढ़ाई और इसने भारतीयों का आत्मसम्मान बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है। अब हम लोग इतने सशक्त हो गए थे, भले ही मानसिक तौर पे बोलें, कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते थे और फाइनली हमने ऐसा होने भी नहीं दिया था। अगर किसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने कोशिश भी की थी तो कहीं ना कहीं हमने प्रयास किया था कि अपनी ट्रेडिशनल लर्निंग को जीवित रखा जा सके। जो हमको उत्पन्न हुआ था इस रेनेसां मूवमेंट से, उसको हम बरकरार रख सकें। और इसी सब के चलते जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको भी रिफॉर्म किया गया, उसमें भी सुधार किए गए। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको अपने आंसर में लिखने हैं। तो जैसे हमने बात की थी, हम लोग पुनर्जागरण के परिभाषा के साथ इस उत्तर को शुरू करेंगे। क्या है ये पुनर्जन्म को या पुनरुत्थान को सिग्निफाई करता है, उसको संदर्भित करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये साधारण पुनरुत्थान नहीं था, उससे कहीं अधिक था। यह एक नई शुरुआत थी। जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था दोस्तों, तो हमारे मन में उनके विचारों को देख के, उनकी वैज्ञानिक अवधारणाओं को देख के, नई नई खोजों को देख के, उनके स्वतंत्र विचारों को देख के कहीं अपने ऊपर शक होने लगा था, संदेह होने लगा था कि क्या हम इतने बेहतर हैं या फिर हम इतने पिछड़े हुए हैं इन लोगों से। लेकिन जो भारत का रेनेसां मूवमेंट था, उसने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो संघर्ष किया है, उसमें हमारी बहुत मदद की है। ये जो पीरियड रहा है इसमें सोशल और कल्चरल रिफॉर्मेशंस हुए हैं, प्रोग्रेसिव थॉट्स आए हैं, रेडिकल आइडियाज़ आए हैं, अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स चले हैं। फिर यहाँ पे सोशल और टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुए हैं, थियोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म देखा जाता है, यानी यहाँ पे राष्ट्रवाद का इमरजेंस या फिर उद्भव देखा जाता है। इसी कारणवश पुनर्जागरण के माध्यम से राजनीतिक संघर्षों में हमारी मदद हुई है, सामाजिक और धार्मिक क्रांतियाँ आई हैं हमारे देश में, हमारे आइडियाज़, हमारे विचार में परिवर्तन आया है। राष्ट्रवाद जो है उसको तो पुनर्जागरण का एक अनिवार्य परिणाम ही माना जाता है कि भाई अगर कहीं आपके विचारों में बदलाव आएगा तो अपने आप देश के प्रति आपका झुकाव बढ़ता जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं, आपका रेडिकल झुकाव बढ़ेगा, आप तर्कसंगी हो जाएंगे। जो कुरीतियाँ हैं आप उसको क्यों माने, आपके मन में ये सवाल उठेगा। तो ये जब पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ तो भारतीयों के अंदर एक स्पिरिट ऑफ रीबर्थ आ गई कि भाई हमारा एक नया अध्याय शुरू हुआ है, इसको हम खुद लिखेंगे, इसमें हम लोग अच्छे अच्छे थॉट्स भरेंगे, इसमें हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको रखेंगे, किसी के अधीन हम जबरदस्ती रहेंगे नहीं। और इसी सब के चलते राष्ट्रवाद का इमरजेंस देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे जो है सोशो
रिफॉर्म मूवमेंट्स का आगमन होता है, जैसे कि ब्रह्मो समाज के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि आप आत्मीय सभा के बारे में लिख सकते हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स का इमरजेंस हुआ है, जो यहाँ पे आए हैं, उसने सामाजिक वातावरण को अनुकूल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। और ये जो आंदोलन हुए हैं, ये कहीं ना कहीं पुनर्जागरण आंदोलन के ही परिणाम है, क्योंकि जो भी इसमें लीडर्स हुए हैं, उनके जो विचार थे वो रैडिकल थे, वो तर्कसंगी तरीके से सोचा करते थे, जिसकी वजह से वे चाहते थे जो समाज में इतने समय से चला आ रहा है, जो कुरीतियाँ प्रचलित हैं, जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनको चुनौती दी जानी चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। तो इसीलिए इसके तहत सामाजिक परिवेश को बदलकर सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में एक बदलाव लाना, उनको फिर से जीवंत करने का एक प्रयास किया गया था। इसमें हुआ ये कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट हम खो चुके थे अंग्रेज़ों के आगमन के दौरान, उसको इस मूवमेंट ने बहाल कर दिया, वापस रिस्टोर कर दिया था। हम लोग एक नई कल्चरल आइडेंटिटी ढूंढने लगे, हम लोग स्वतंत्रता ढूंढने लगे, नई सांस्कृतिक पहचान अब हमें अपने लिए आवश्यक लगने लगी थी। ये जो मूवमेंट हुआ है, ये जो आंदोलन हुआ है, इसने औपनिवेशिक संस्कृति के हमले के खिलाफ एक सांस्कृतिक कवच के रूप में काम किया है कि भाई हम वेस्टर्न चीज़ों में पूरा डूब नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को भी हम जिंदा रखेंगे। और दोस्तों, क्योंकि उपनिवेशवाद के खिलाफ जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी वह सांस्कृतिक क्षेत्र में शुरू हुई थी, तो इसीलिए जब इस रेनेसां मूवमेंट या फिर पुनर्जागरण मूवमेंट ने, इस आंदोलन ने इसी स्फीयर को, इसी क्षेत्र को अफेक्ट किया था, तो राष्ट्र निर्माण के कार्य से लोगों की निकटता बढ़ती चली गई। वही हम वहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि इसने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत अहम योगदान निभाया है। पूरे राष्ट्र के लोगों को इसने प्रभावित किया है। इसमें इस प्रकार के चेंजेस आए थे, इस प्रकार के सुधारों पे इसने फोकस किया है कि जनता में एकता की भावना डेवलप होने लगी थी। भले ही आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हैं, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन अब आप अपने आप को भारतीय के तौर पे पहचानने लगे थे। ये सब जो परिणाम हुए हैं, ये कहीं ना कहीं रेनेसां के ही कारण हुए हैं। जितने भी सोशल इल्स मौजूद थे या फिर सामाजिक बुराइयां मौजूद थी, इसको सुधारने का, इसके खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति लोगों को प्रदान करने का जो कार्य है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो इस पुनर्जागरण आंदोलन ने किया था। फिर दोस्तों, अगर हम लोग फादर ऑफ इंडियन रेनेसां या फिर भारतीय पुनर्जागरण के जनक की बात करें, तो इसमें हम राजा राम मोहन रॉय की भूमिका को लिख सकते हैं। उन्हीं को फादर माना जाता है इंडियन रेनेसां का। अगर आपकी मुख्य परीक्षा में इनसे संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। भाई, शुरुआत में लिखा है उनका जो जन्म हुआ था 1772 में हुआ था। हिंदू ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा उनको भाषाओं में बहुत इंटरेस्ट था, इसी वजह से उन्होंने फारसी और अरबी भी सीखी थी, जिससे ईश्वर के बारे में जो विभिन्न विभिन्न व्यूज़ हैं, जो अलग अलग विचार हैं, उनकी जानकारी लेने में सक्षम हो पाए थे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने उपनिषद पढ़े थे, वेद पढ़े थे, कुरान पढ़ी थी। उन्होंने इस प्रकार के जो टेक्स्ट थे, जो ऐसे पवित्र ग्रंथ थे, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा उनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। मुगल एम्परर अकबर II ने उनको राजा का टाइटल दिया था। फिर दोस्तों, उनके यह कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। सती प्रथा के खिलाफ, बहु विवाह के खिलाफ, बाल विवाह जैसी जो कुरीतियाँ समाज में एग्जिस्ट कर रही थी, उस समय व्याप्त थी, जो अंधविश्वास से भरी हुई ये परंपराएं चल रही थी, उन सभी की इन्होंने निंदा की थी। इनमें सुधार का इन्होंने कार्य किया था। खास तौर पर सती प्रथा के उन्मूलन में इनकी अहम भूमिका रही है। उसके अलावा महिलाओं के लिए इन्होंने अधिकार की मांग रखी थी। इन्होंने अंतर जातीय विवाह, महिलाओं की शिक्षा और विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन किया था। उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसके भी कुछ इसी प्रकार से उद्देश्य थे। जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाज का कल्याण करना, जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना। फिर बाद में 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की थी, जिसने उस समय की सामाजिक समस्याएं जो चल रही थी उनका डट के मुकाबला किया। फिर जैसे दोस्तों हमने बताया, सती प्रथा का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों में उनका साथ दिया और परिणाम स्वरूप आधिकारिक तौर पर सती को अवैध घोषित कर दिया गया। तो इसी प्रकार से आप इनका कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। फिर राजा राम मोहन रॉय यूनाइटेड किंगडम्स भी गए थे, इस बात को सुनिश्चित करने की जो सती प्रथा की समस्या को अवैध घोषित किया गया था, उसको कहीं वापस रिवर्स ना कर दिया जाए, उस पर से कहीं प्रतिबंध हटाए ना जाएं, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए यूनाइटेड किंगडम्स तक गए थे। इस प्रकार से दोस्तों आप इनके अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर पूछा जाता है राजा राम मोहन रॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हैं, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसको दूसरी तरीके से पूछा जाता है कि भारत के पुनर्जागरण के जनक कौन थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था,
तो उसमें भी आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में लिखना होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर बाल्कन क्राइसिस के बारे में हमसे पूछा गया है कि भाई बाल्कन संकट क्या था और प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका रही है, इसका आपको वर्णन करना है। तो शुरुआत आप अपने उत्तर की कर सकते हैं बाल्कन क्राइसिस के बारे में बताते हुए। साथ में आप बता सकते हैं कौन कौन सी अलग अलग पार्टीज थी जो इसमें इन्वॉल्व थी। फिर ये जो क्राइसिस है, जो संकट है, ये आगे किस प्रकार से बढ़ा, इसकी आप एक समय रेखा बना सकते हैं और इसके क्या प्रमुख परिणाम रहे, इसके बारे में आप लिख सकते हैं।